हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम उपसय संयोजक यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसका लेक्चर नंबर 15 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले बेटा उपसय संयोजन यौगिकों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम बात करेंगे यहाँ पर जो उपसय संयोजक यौगिक है इनके स्थायित्व के बारे में, कौन सा उपसय संयोजक यौगिक ज्यादा स्थायी होगा और कौन सा कम स्थायी होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे जब एक उपसय संयोजक यौगिक बनता है, मेटल और लिगेंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं और उपसय संयोजक यौगिक बनता है, तो इनकी स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, उस चीज को भी हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे लग सके। और हाँ, चैनल को तभी सब्सक्राइब करना जब आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन लेक्चर को पूरा देखना है। उम्मीद आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम बात कर रहे हैं बेटा उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व के बारे में। जब कोई उपसय संयोजक यौगिक बनता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास मेटल है और लिगैंड है, मेटल है और लिगैंड है। मान लीजिए लिगैंड 4 लिगैंड है, तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है वो ML4 बना रहा है। एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ML4 एक उपसय संयोजक यौगिक बना रहा है। अब चूंकि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो रिएक्टेंट है वो साम्य अवस्था में रहते हैं बेटा। किसमें रहते हैं बेटा? साम्य अवस्था में। इसलिए इनका एक साम्य स्थिरांक होगा और वो साम्य स्थिरांक ही डिसाइड करेगा इनके स्थायित्व को। वो साम्य स्थिरांक इन्हें डिसाइड करेगा इनके स्थायित्व को। और इस प्रकार की स्टेबिलिटी को हम कहेंगे थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी, उष्मागतिकी स्थायित्व, उष्मागतिकी स्थायित्व। तो चेक करेंगे, ध्यान सुनो बेटा। हमारे पास जब हम किसी का इक्विलिब्रियम साम्य स्थिरांक निकालते हैं, जिसे मैं K से भी डिनोट कर सकता हूं, साम्य स्थिरांक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? उत्पादों की सांद्रता। उत्पाद कौन है भाई? ML4 बटे अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारक कौन है? मेटल, मेटल की सांद्रता। और कौन है? लिगेंड। और जो मॉलिक्यूल गुना में होते हैं वो उसी की पावर में चले जाते हैं। ये है मेरे पास K इक्विलिब्रियम। मुझे इसकी सांद्रता पता हो, मेटल की सांद्रता पता हो, लिगेंड की सांद्रता पता हो, और सांद्रता पता होने के बाद मैं इसका क्या निकाल लूंगा बेटा? K इक्विलिब्रियम निकाल लूंगा, साम्य स्थिरांक निकाल लूंगा। और यही साम्य स्थिरांक डिसाइड करेगा, यही साम्य स्थिरांक डिसाइड करेगा कि जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है, जो बनने वाला संकुल है, वो कितना स्थायी है। कैसे डिसाइड होगा? K का मान, K इक्विलिब्रियम का मान जितना ज्यादा होगा, संकुल का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। संकुल का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। आई बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? K इक्विलिब्रियम का मान जितना ज्यादा होगा। आप देख सकते हो जो K इक्विलिब्रियम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ML4 से। ये जितना ज्यादा, ये उतना ज्यादा। ये ML4 जितना ज्यादा बनेगा, K इक्विलिब्रियम उतना ज्यादा आएगा। और K इक्विलिब्रियम जितना ज्यादा आएगा मतलब इसका स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। इससे ये पता चलता है क्योंकि हमारे पास ML4 की कंसंट्रेशन ज्यादा बन रही है तो रिएक्शन आगे की ओर बढ़ रही है, और अगर रिएक्शन आगे की ओर बढ़ रही है तो रिएक्शन चलती है स्थायित्व की ओर। तो इसका मतलब मेरा ML4 क्या है? स्थायी है। तो यहां पर ये देख सकते हैं कि K इक्विलिब्रियम का मान जितना ज्यादा होगा, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस जिसे मैं साम्य स्थिरांक बोल रहा हूं K को, इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं। साम्य स्थिरांक क्या क्या नाम दिए गए हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं स्थायित्व स्थिरांक, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्थायित्व स्थिरांक, स्थिरांक। स्थिरांक, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बेटा। इसी को हम कहते हैं रचना स्थिरांक, रचना स्थिरांक, फॉर्मेशन कांस्टेंट। क्या बेटा? फॉर्मेशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन कांस्टेंट। राइट, तो इसी के नाम है। साम्य स्थिरांक भी यही है, स्थायित्व स्थिरांक भी यही है, रचना स्थिरांक भी यही है। राइट, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संकुल के स्थायित्व, जो किसी भी संकुल का स्थायित्व, वो उसकी साम्य अवस्था पर डिपेंड करता है।
साम्यावस्था का मान जितना ज्यादा होगा, साम्यावस्था मतलब स्थायित्व स्थिरांक, साम्यावस्था मतलब रचना स्थिरांक। हाँ, मैं अभी जनरली हम बात करेंगे स्थायित्व स्थिरांक को, वर्ड इस वर्ड को यूज करेंगे ज्यादातर हम। तो साम्य स्थिरांक मतलब स्थायित्व स्थिरांक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व स्थिरांक जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, स्थायित्व स्थिरांक जितना कम होगा उसका स्थायित्व भी उतना ही कम होगा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं थ्योरी पे। विलियन में सॉल्यूशन के अंदर उपसय संयोजन यौगिकों का स्थायित्व वास्तव में साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है, साम्यावस्था जो है में उपस्थित, साम्यावस्था में उपस्थित स्पीशीजों के बीच संगुणन की मात्रा का मान है। संगुणन का मतलब ये होता है कि जब मेटल और लिगेंड आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद जो प्रोडक्शन बनाया, एमएल बनाया, वही हमारा प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, संगुणन। दो चीजों का आपस में जुड़कर एक चीज हो जाना, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, संगुणन कहते हैं। दो चीजें हैं, एक मैग्नेट ये है और एक मैग्नेट ये है, दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद एक हो गए, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, संगुणन कहते हैं, राइट। तो संगुणन की मात्रा पे डिपेंड करेगा, ये संगुणन जितना ज्यादा होगा, यानी कि ये मात्रा जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना ज्यादा होगा, ये मात्रा जितनी कम बनेगी स्थायित्व उतना कम होगा। आगे देखो, संगुणन के लिए साम्य स्थिरांक, हाँ संगुणन के लिए साम्य स्थिरांक जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्थायित्व स्थिरांक भी कहते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, या रचना स्थिरांक, फॉर्मेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, का परिमाण गुणात्मक रूप से, जो परिमाण है, जो वैल्यू है, वो गुणात्मक रूप से स्थायित्व को प्रकट करती है। यानी कि साम्य स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी संकुल की, संकुल का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। तो इस प्रकार यदि हम निम्न प्रकार की अभिक्रिया लें, जैसे हमने ले रखी है कि मेटल है, 4 लिगेंड है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, ML4 है। अब इसका साम्य स्थिरांक निकालते हैं। साम्य स्थिरांक क्या आएगा बेटा निकल कर, साम्य स्थिरांक K मान लेते हैं। K बराबर उत्पादों की सांद्रता, उत्पाद कौन है, मेरा कॉम्प्लेक्स ML4, बटे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक कौन है बेटा, मेटल और लिगेंड। और जो मॉलिक्यूल गुना में होते हैं वो उसी की पावर में चले जाते हैं, आपने सीखा होगा ये 11th क्लास में। इसलिए हमारे पास L की पावर में कितना चला गया, 4 चला गया, क्योंकि L की मल्टीप्लाई में कितना बेटा, 4 है। तो जिसकी मल्टीप्लाई में जितना होता है वो उसी की पावर में चला जाता है। यहाँ ये मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई में स्टार्टिंग में कोई एक नंबर होता है, डिजिट होता है, यस है, राइट। तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई में, इसलिए हम शो नहीं करें। तो ये साम्य स्थिरांक है। तो K का मान जितना ज्यादा होगा मेरा कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्थायी होगा, K का मान जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब लिख भी रखा है कि साम्य स्थिरांक K का मान जितना अधिक होगा ML4 की विलयन में मात्रा उतनी ही अधिक होगी, ML4 की विलयन में मात्रा उतनी ही अधिक होगी, मतलब ML4 का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर कुछ और बातें समझनी है आपको, वो क्या बात है, ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये नोट करना है आपको बेटा, ये नोट करना है, ये नोट करना अच्छे से, ध्यान रखना। अब यहां ध्यान रखने वाली बात ये, जो साम्य स्थिरांक है, साम्य स्थिरांक, इसको 2 प्रकार से क्लासिफाई किया है। यहां पर मैं यही समझा रहा हूं, फिर आगे हमने वो क्लासिफिकेशन ले रखा है। 2 प्रकार से क्लासिफाई किया है, एक तो पद से स्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बस ऐसे याद रखो, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। दूसरा है समग्र स्थायित्व स्थिरांक, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये 2 प्रकार का होता है हमारा जो साम्य स्थिरांक है, वो 2 प्रकार का होगा। एक तो पद से स्थायित्व स्थिरांक जिसे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं,
दूसरा समग्र स्थायित्व स्थिरांक जिसे बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास फॉर्मेशन होनी है Ml4 की, ये जो कॉम्प्लेक्स है Ml4 इसकी फॉर्मेशन होनी है, तो स्टेप वाइज में क्या होता है एक एक करके लिगैंड जुड़ता है। पहले एक लिगैंड जुड़ेगा और हमारा Ml बनेगा, फिर Ml के अंदर एक और लिगैंड जुड़ेगा Ml2 बनेगा, फिर एक और लिगैंड जुड़ेगा Ml2 में Ml3 बनेगा। आ रही है बात समझ में? Ml3 बनेगा, फिर एक और लिगैंड जुड़ेगा तो Ml4 बनेगा। और इस तरीके से इसका जो स्थायित्व स्थिरांक होगा ये K1, ये K2, ये K3, ऐसे K4, ऐसे K5, राइट। वो तो डिपेंड करेगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स कितना कौन बन रहा है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो K1, K2, K3, K4 हो जाएगा। अगर 6 है तो K1, K2, K3, K4, K5, K6 हो जाएगा। और डिपेंड करेगा किस पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर। खैर, ये जो हमारे पास स्टेप वाइज एक एक करके जो पता चल रहा है इसी को हम बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, मतलब पदशः स्थायित्व स्थिरांक। पदशः स्थायित्व स्थिरांक, पदशः स्थायित्व, एक एक करके जो लिगैंड जुड़ेगा। ओवरऑल में क्या होगा, डायरेक्ट हमने जो निकाल दिया ये ना, ये एक ओवरऑल ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा ओवरऑल, कि आपको डायरेक्ट क्या करना है मेटल और लिगैंड लेने हैं और इसका आप क्या निकाल दो बेटा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल दो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी कि ओवरऑल क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेप वाइज क्या होता है। आ रही बात समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं और अच्छे से। तो इसके अंदर यही समझाया गया, ध्यान सुनना, विलयन में कोई उपसय संयोजक यौगिक धातु आयन पर लिगैंड के चरणबद्ध मतलब स्टेप वाइज मतलब एक एक करके चरणबद्ध योग के फलस्वरूप बनता है। कोई भी उपसय संयोजक यौगिक धातु आयन और लिगैंड के चरणबद्ध योग के फलस्वरूप बनता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा अतः संकुल MLN, लिगैंड हमारे N है, राइट। लिगैंड कितने N है, N का नंबर नहीं पता, हो सकता है 4 हो सकता है 5 हो सकता है 2 हो, लिगैंड का नंबर नहीं पता। तो MLN, जहां M तो मेरा हो गया केंद्रीय धातु आयन, N मेरा हो गया एक दंतुक लिगैंड बेटा, और N क्या हो गया धातु आयन की समन्वय संख्या का निर्माण निम्नलिखित पदों में होता है। अब मैं यहां पर दिखा रहा हूं, उन स्टेप को आपको अपने नोट्स में ऐड करना है। मेरे पास M है प्लस L है, यहां पर आयनों को मेंशन नहीं कर रहे, चार्ज को मेंशन नहीं कर रहे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और Ml आ गया। इसके लिए जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, जिसे मैं K1 बोल रहा हूं, वही उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। उत्पाद मेरा कौन है, Ml है, तो Ml की सांद्रता बटे अभिकारक कौन है, मेटल है और लिगैंड की सांद्रता। क्या ये बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से? अब बात करते हैं, जब मेरा Ml बन गया तो इसके अंदर एक और लिगैंड ऐड होगा। अब यहां पर Ml2 हो जाएगा, Ml2। तो अब मेरा K2 आएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, उसी को स्थायित्व स्थिरांक कहेंगे। अब मैं यहां पर निकालूंगा तो उत्पाद मेरा हो गया Ml2, तो Ml2 की सांद्रता बटे अभिकारक एक Ml है और एक L है, इसकी सांद्रता, राइट। अब मेरे पास Ml2 जो है इसके अंदर एक और लिगैंड जुड़ गया। अब ये क्या हो गया बेटा, Ml3 हो गया। अब स्टेबिलिटी कांस्टेंट कौन आएगा, K3 आएगा भाई। K3 में आप क्या लोगे, अब मेरा प्रोडक्ट हो गया Ml3, इसकी सांद्रता, M की सांद्रता और L की सांद्रता। अब चूंकि हमने तो N ले रखा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, डैश डैश कर रहा हूं, डैश डैश कर रहा हूं बेटा। और डैश डैश करने के बाद मैंने कहा, चूंकि आपने देखा होगा यहां एक कम है, तो मैं कह रहा हूं यहां पर MLN-1 एक कम है, MLN-1 एक कम है। एक लिगैंड आपको जोड़ना है और जोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, MLN मिलेगा। यहां अगर 3 है तो यहां 2 है, तो यहां अगर N है तो यहां N-1 होगा, एक कम होगा ना बेटा। 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, 1 है तो 0 है, एक कम है ना यहां से। तो यहां अगर N है तो यहां कितना होगा, N-1, एक कम होगा। अब मैं यहां पर अगर Kn निकालू, Kn, तो Kn क्या आएगा,
के एन आएगा हमारे पास उत्पादों की सांद्रता, तो एम एल एन की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक कौन है बेटा, एम एल एन माइनस वन, इसकी सांद्रता बटे एल की सांद्रता, एल की सांद्रता। जहां बोल सकते हो, जहां इसके बाद लिख लेना, जहां मेरा K1 K2 K3 Kn स्थायी तो स्थिरांक, सॉरी पदशे, क्या बेटा, पदशे स्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कह रहे थे, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जहां K1 K2 K3 और जो Kn है डैश है वो पदशे स्थायी स्थिरांक, मतलब स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो आपको स्टेबिलिटी, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट पता चल गया कि भाई हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगैंड है वो एक एक करके आकर जुड़ रहा है, और जुड़ने से उसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ रहा है एक एक करके जो आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे पद में हम बोल सकते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में। आप देख सकते हो दूसरे रूप में m तथा l से mln के विरंजन, विरंजन मतलब फॉर्मुलेशन बनना के लिए समग्र स्थायित्व स्थिरांक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, डिनोट करते हैं बेटा बीटा से, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मेरे पास मेटल है, मेरे पास NL है, लिगैंड कितने N है, और फिर मेरा क्या बना बेटा, MLN बना। तो इसके लिए जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा बीटा N कह सकता हूं, क्योंकि नंबर ऑफ लिगैंड N है, नंबर ऑफ लिगैंड क्या बेटा N है, इसलिए मैं बीटा N बोल सकता हूं। तो बीटा N भी सेम तरीके से निकालेंगे, उत्पादों की सांद्रता का गुणनफल बेटे अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल, और जो मॉलिक्यूल गुना में होंगे वो उसी की पावर में जाएंगे, क्योंकि यहाँ n जो है वो l की गुना में है, इसलिए बेटा इसकी सांद्रता के पावर में n जाएगा। इसे बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, और इसी पर क्वेश्चन आता है, तो इसलिए रिलेशन आपको पता हो बेटा। तो संबंध देखते हैं, संबंध क्या है, ध्यान सुनो। पद से एवं समग्र स्थायित्व स्थिरांक के बीच संबंध, क्या संबंध होता है, पद से एवं समग्र स्थायित्व स्थिरांक के बीच निम्न संबंध होता है। जो बीटा एन होता है वो K1 गुना K2 गुना K3 गुना K4, यानी कि जो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इन सब का गुणनफल किसके बराबर आता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कैसे, तो चेक कर लेते हैं, हम यहां पर चेक कर लेते हैं। आपने देखा था बेटा जो K1 की वैल्यू थी, पीछे मैं यहां लिख देता हूं दोबारा, वो थी हमारे पास ml, m की कंसंट्रेशन, l की कंसंट्रेशन। K2 जो था वो था हमारे पास ml2 ml, l की कंसंट्रेशन। K3 जो था वो था बेटा हमारे पास ml3 ml2 ml, l, और K4 हम 4 ले लेते हैं, बस बेटा 4 ले लेते हैं, 4 से ही समझ में आ जाएगी बात आपको। तो ml4 यहां ml3 होगा और यहां l होगा। अब इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करो, यानी कि हम ओवरऑल निकाल रहे हैं, तो बीटा 4 में निकाल रहा हूं, तो इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करो। चलो बीटा 4 की जरूरत नहीं है, चारों को मल्टीप्लीकेशन करो, K1 गुना K2 गुना K3 गुना K4, चारों का गुना कर रहे हैं, बराबर देखो बराबर। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको यहां दिखा देता हूं, K1 गुना K2 गुना K3 गुना K4, चारों का गुना देखो। K1 की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, ml, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा रिलेशन आपको। ये है बेटा, गुना करूंगा तो ml2 ml l, यही तो है ना बेटा K2। K3 क्या है, गुना करूंगा ml3 ml2 l,
और इसका यहां पे दिखा रहा हूं मैं, गुना करूंगा बेटा Ml4 Ml3L। अब चेक करना बहुत अच्छे से बेटा, चेक करना क्या इससे ये खत्म हो रहा है? हो रहा है नहीं? जल्दी बताओ, क्या इससे ये खत्म हो रहा है? कहां गया ये रहा? क्या इससे ये खत्म हो रहा है? सॉरी सॉरी, यहां ये नीचे वाली वैल्यू ये खत्म। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा हमारा सिर्फ Ml4 और नीचे क्या बचा? M। ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो नीचे बचा सिर्फ हमारा M। और यहां क्या बचा? L L L L, सबकी गुना में L, तो L की गुना में L की L से गुना करोगे तो गुना में स्क्वायर हो जाता है, फिर गुना करोगे तो कंटिन्यू हमारे पास क्या होते जा रही है? स्क्वायर बढ़ता जा रहा है। एक की गुना करी तो स्क्वायर हो गया, फिर 3 पावर हो गई, एक और आ जाएगा 4 पावर हो गई, तो ऐसे 1 2 3 और 1 4, तो हमारे पास यहां पर L की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और L की पावर 4 अगर मैं बीटा 4 निकालूं, इसी के लिए बीटा 4 निकाले अगर हम, किसके लिए बेटा? बीटा 4। तो बीटा 4 किसके लिए? मैंने रिएक्शन ली थी 4L Ml4, यही तो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, इसी को तो बना रहे जो स्टेप वाइज हमारा चल रहा था। इसके लिए अगर बीटा 4 निकाले हम तो मेरा ओवरऑल आएगा Ml4 अपॉन Ml की पावर, तो यही तो है। इसलिए इन सब का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा? बीटा 4 के बराबर आ जाएगा। तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट है बेटा, वो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के गुणनफल, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का गुणनफल होता है। तो इसी प्रकार से आपने यहां पर देखा है बेटा कि जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो बराबर है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का गुणनफल, K1 गुना K2 गुना K3 गुना K4 डैश डैश K। अब अगर मैं लॉग ले लूं, दोनों ओर का लॉग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर अगर लॉग ले लेते हैं तो फिर आप जानते हो गुना में जो होता है, जो गुना में लॉग में जो गुना होती है वो प्लस आ जाता है। तो सबका अगर जब मैं लॉग लूंगा तो log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस इस तरीके से, तो मैं इसे लिख सकता हूं log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4 प्लस डैश डैश डैश, इसे रफ कर रहा हूं अब मैं क्योंकि समझाने के लिए था बस आपको, और कुछ भी नहीं। डैश 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 बेटा, और यहां लिख सकता हूं log प्लस 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 log मेरा क्या हो जाएगा बेटा? K। अगर log में मेरे पास वैल्यू है, अगर log में वैल्यू है तो मैं इसको क्या कर सकता हूं? प्लस कर सकता हूं स्टेबिलिटी, स्टेप बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, यानी कि पदशः स्थायी स्थिरांक का प्लस कर सकता हूं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो log बीटा m बराबर होगा log K1 प्लस log K2 प्लस, क्योंकि आप जानते हो, मान लीजिए मैं दिखा देता हूं क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, log m गुना n का, अगर दो चीजें log में गुना में है तो वो प्लस में होती है, तो मैं इसे लिख सकता हूं log m प्लस log n, इस तरीके से लिख सकते हैं ये फॉर्म। अगर दो चीजें गुना में है तो हम उन्हें प्लस में लिख सकते हैं log m गुना log n, अगर गुना में है तो log m प्लस log n, ऐसे ये सारे गुना में है, और log में है तो log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस, इस तरीके से प्लस करके लिख सकते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको पदशः स्थायी स्थिरांक भी पता चल गया होगा और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट का भी पता चल गया होगा। अभी तक आपने देखा है कि स्थायी स्थिरांक जो होता है कॉम्प्लेक्स का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो साम्यावस्था पे डिपेंड करता है, और ये जो साम्यावस्था है इसका मान जितना ज्यादा होगा, k का मान जितना ज्यादा होगा, उस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा, k का मान जितना कम होगा उस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व उतना ही कम होगा। एक बात तो ये समझिए। फिर हमने पढ़ाया कि स्थायी स्थिरांक जो दो प्रकार का होता है, एक तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट जिसे पदशः स्थायी स्थिरांक बोलते हैं, दूसरा समग्र स्थायी स्थिरांक जिसे हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये जो पदशः स्थायी स्थिरांक है, एक एक करके जो हमारे पास लिगेंड जुड़ता जा रहा है और वो कॉम्प्लेक्स के निर्माण में काम आ रहा है। जैसे Ml4 बनाना था हमें, तो M प्लस L Ml, फिर Ml में एक और L जुड़ा तो Ml2, Ml2 में एक और L जुड़ा तो Ml3, और इनका जो
स्थायित्व स्थिरांक आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पदशय स्थायित्व स्थिरांक, राइट। एक होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट के भाई मेरे पास मेटल है और 4 लिगेंड्स डायरेक्ट जोड़ दिए और मैंने बनाया Ml4। अब इसका जब मैं स्थायित्व स्थिरांक निकालूंगा तो इसे कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, राइट। दोनों का एक रिलेशन होता है, जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो पदशय स्थायित्व स्थिरांक का गुणनफल होता है। और अगर यही चीज मैं लॉग के अंदर लूं तो फिर log बीटा n बराबर होगा log k1 प्लस log k2 प्लस log k3, यहाँ रिलेशन आएगा और ये रिलेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का एक हमने एग्जाम्पल भी ले लिया इसी वजह से। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैं यहाँ समझा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर इन्होंने कहा था कॉपर पॉजिटिव है, इसमें अमोनिया हमने ऐड करी, तो अमोनिया ऐड करने के बाद मुझे मिला CuNH3, ये एक कॉम्प्लेक्स में डाई पॉजिटिव ऊपर चला गया। फिर मैंने एक और NH3 ऐड करा तो CuNH3 जगह कम है इसलिए एडजस्ट कर रहे हैं हम यहीं पर ही NH3। जब एक और हमने ऐड करा तो मुझे क्या मिला बेटा, एक और NH3 जुड़ जाएगा तो CuNH3 का होल ट्वाइस, और ये डाई पॉजिटिव कहां चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। फिर एक और NH3 जुड़ा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं CuNH3 4 की, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो एक एक करके NH3 जुड़ रहा है और इनका जो हमारे पास इनका जो स्थायित्व स्थिरांक आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेबिलिटी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, यानी कि पदशय स्थायित्व स्थिरांक। फिर एक और जोड़ा हमने इसके अंदर, तो एक और जब जुड़ेगा बेटा, एक और जोड़ो, तो अब एक और जोड़ने से 3 NH3 हो गए, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट चल रहा। एक और जोड़ो, एक और जोड़ोगे तो CuNH3 का होल थ्राइस में एक और जोड़ोगे तो ये NH3 हो जाएगा और ये मेरा फॉर्मेशन हो जाएगा CuNH3 और इनके बारे में मैंने यहाँ पर सारा चीज दिखा रखी है। मेरे पास Cu डाई पॉजिटिव आयन था बेटा, इसके अंदर NH3 जुड़ा तो CuNH3 डाई पॉजिटिव आ गया। एक और NH3 जुड़ा तो CuNH3 का होल ट्वाइस डाई पॉजिटिव आ गया। एक और NH3 जुड़ा तो CuNH3 का होल थ्राइस डाई पॉजिटिव आ गया। एक और NH3 जुड़ा तो CuNH3 का 4 डाई पॉजिटिव आ गया। और इन सब का हमने K1 K2 K3 K4 निकाला, लेकिन हमने जो निकाला है वो log की टर्म्स में निकाला है। इसमें बेटा log की टर्म्स, किसमें बेटा, log की टर्म्स में निकाला। तो इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो log K1 बराबर 4 आया। इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है log K2 कितना है, 3.2 आया। इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो log K3 2.7 आया और log K4 2.0 आया। इसका मतलब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर चल रहा हूं, यानी कि K1 से K2 पे जा रहा हूं, K2 से K3 पे जा रहा हूं, K3 से K4 पे जा रहा हूं या आगे जा रहा हूं मैं, तो क्या हो रहा है, मेरा स्थायित्व स्थिरांक का मान घटता जा रहा है। स्थायित्व स्थिरांक का मान घटता जा रहा है। तो बस यही पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अंदर, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के अंदर, यानी कि पदशय स्थायित्व स्थिरांक के अंदर मैं K1 से जब Kn की तरफ जाता हूं, K1 से जब Kn की तरफ जाता हूं तो स्थायित्व स्थिरांक का मान घटता जाता है। स्थायित्व स्थिरांक का मान घटता जाता है। तो K1 की वैल्यू ज्यादा होगी, K2 से K2 की ज्यादा होगी, K3 से K3 की ज्यादा होगी, K4 से, प्रैक्टिकली आप देख सकते हो K1 की ज्यादा है K2 से, K2 की ज्यादा है K3 से, K3 की ज्यादा है K4 से। प्रैक्टिकली वैल्यू आप देख भी सकते हो। हाँ, ये वैल्यू आपको देगा एग्जाम में और आपसे पूछ लेगा इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट फाइंड आउट करो, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होगा। क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है ना, ओवरऑल स्टेबिलिटी log बीटा n बराबर log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 प्लस log K4, सबकी वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। तो क्या बात आपको समझ में आ गई होगी? बहुत अच्छा। तो यहां पर आपको यही बात बताई गई है, ध्यान से देखना बेटा, कि स्थायित्व स्थिरांकों के मान K1 से Kn तक लगातार कम होते जाते हैं। जैसे मैं K1 से Kn तक जाऊंगा तो स्थायित्व स्थिरांक के मान क्या होते जाएंगे बेटा, कम होते जाएंगे। तो ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जो बहुत ही ज्यादा बोर्ड लेवल पर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, बनते हैं बोर्ड लेवल पर, हालांकि कंपटीशन लेवल पे तो वहां से भी आ सकते थे और यहां से भी आ सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड लेवल की बात होगी तो क्वेश्चन ज्यादातर यहां से देखने को आपको मिलेगा, जो अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है उनकी स्टेबिलिटी को प्रभावित, उनकी स्टेबिलिटी को किस चीज से अफेक्टेड किया जा सकता है, किस चीज से बदला जा सकता है, वो करने वाले। और यहाँ पर आप जानते हो कॉम्प्लेक्स के अंदर दो ही चीजें हैं, एक केंद्रीय धातु परमाणु, दूसरा लिगैंड।
तो जाहिर सी बात है दोनों पे डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी, केंद्रीय धातु परमाणु पे भी डिपेंड करेगी और लिगैंड पे भी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हमने बात करी है किसी भी संकुल का स्थायित्व निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, और कारक में सबसे पहले हमने बात करी केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति, नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम की नेचर पे डिपेंड करेगा उपसंयोजक यौगिक का स्थायित्व। पहले हमने इसमें लिया बेटा केंद्रीय धातु आयन का आकार। केंद्रीय धातु आयन का आकार जितना छोटा होगा, आकार जितना छोटा होगा, कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। आकार छोटा, कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व ज्यादा। कैसे भाई, ध्यान सुनो। मान लीजिए मेरे पास एक ये छोटा सा आकार है, ये एक बड़ा आकार है, ये बड़ा आकार, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए इस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है, और इन दोनों को किसी माइनस को खींचना है। मान लीजिए ए पे माइनस है, ए माइनस को अपनी ओर खींचना है। अब ए माइनस को खींचेगा प्लस वाले, मान लो प्लस दोनों पे, ये भी खींच सकता है, ये भी खींच सकता है, लेकिन खींचेगा ज्यादा कौन, इसको समझना भाई। इस पे भी एक प्लस चार्ज है, इस पे भी एक प्लस चार्ज है, इसे भी माइनस को खींचना है, इसे भी माइनस को खींचना है, लेकिन खींचेगा कौन ज्यादा, जिसपे प्लस चार्ज ज्यादा होगा। ये सब प्लस तो बराबर है, इस पे प्लस वन है, इस पे प्लस वन है, प्लस चार्ज तो बराबर है। नहीं भाई, समझो बात को। एक फुटबॉल है आपके पास, बड़ी बॉल है, इसके ऊपर एक पानी की ड्रॉप डाल, तो मुझे बताओ पानी की जो डेंसिटी है, पानी की जो मात्रा है, वो बड़ी बॉल पर ज्यादा दिखेगी क्या आपको? और यही एक बूंद आप छोटी वाली जो बॉल आती है ना, जो गद्दे वाली बॉल आती है छोटी वाली, उसके ऊपर डाल, तो वहां आपको पानी की जो घनत्व है, पानी की जो मात्रा है, मुझे बताओ दोनों में से पानी की मात्रा ज्यादा कहां फील होगी? छोटी वाली बॉल पे पानी की मात्रा ज्यादा फील होगी और बड़ी बॉल पे पानी की मात्रा कम फील होगी। ऐसा लगेगा कि पानी है ही नहीं इसके। यही कारण है कि साइज बड़ा होने से ये जो प्लस चार्ज है ये बट जाएगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्या होगा, कम हो जाएगा। इसलिए प्लस चार्ज कम होने से ये माइनस को कम खींचेगा, जबकि छोटा साइज होने से इस पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा, ज्यादा फील करेगा प्लस चार्ज, और ज्यादा फील करने से माइनस को ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो केंद्रीय धातु आयन का आकार जितना छोटा होगा, ये लिगैंड को उतना ज्यादा अपनी ओर को खींचेगा, उसके साथ उतना मजबूत बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड जितना मजबूत होगा, स्थायित्व उस संकुल का उतना ही ज्यादा होगा। तो ये दिमाग में रखने वाली बात है कि केंद्रीय धातु आयन का साइज जितना छोटा होगा, उपसंयोजक यौगिक का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो यहां पर देख लेते हैं बेटा। देखो, केंद्रीय धातु परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अब जब मैं किसी 3D श्रेणी की अगर हम बात करें, तो 3D श्रेणी में अगर हम बात करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, है ना, और कॉपर, निकिल, कॉपर। तो जब मैं ऐसे चलता हूं तो आकार घटता है। आपको पता होगा जब हमने डी ब्लॉक पढ़ा है, डी और एफ ब्लॉक, आकार क्या होता है, घटता है। तो हमने यही सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रखी, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट से आकार चेंज हो जाता है, इसलिए सेम ऑक्सीडेशन स्टेट रखी। और जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखी तो ऐसे चलने पर मेरा क्या हो रहा है, आकार घट रहा है। आकार क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, घट रहा है। तो ये आकार घट रहा है, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। संकुल के स्थायित्व का बढ़ता क्रम है। आकार तो ऐसे घटेगा, सबसे छोटा आकार होगा Cu डाइपॉजिटिव का। तो यहां लिख लेना बेटा, धातु के स्थायित्व का बढ़ता क्रम, धातु के स्थायित्व का बढ़ता क्रम, ये धातु के स्थायित्व का बढ़ता क्रम है। स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर मैग्नीज डाइपॉजिटिव हो और Fe डाइपॉजिटिव हो, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा, Fe डाइपॉजिटिव का। Fe डाइपॉजिटिव, Cu डाइपॉजिटिव, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल किसका होगा, Cu डाइपॉजिटिव का। Cu डाइपॉजिटिव, Ni डाइपॉजिटिव, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल किसका होगा, Ni डाइपॉजिटिव का। Ni डाइपॉजिटिव और Cu डाइपॉजिटिव, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल किसका होगा, Cu डाइपॉजिटिव। तो धातु के स्थायित्व का बढ़ता क्रम है, धातु के स्थायित्व का बढ़ता क्रम, यानी कि कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Cu डाइपॉजिटिव। हाँ, तो आकार ऐसे घटता जा रहा है तो धातु की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, राइट। दूसरा बेटा, केंद्रीय धातु आयन पर आवेश,
केंद्रीय धातु आयन पर आवेश, वही तो बता रहा था, चार्ज जितना ज्यादा होगा प्लस जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब एक मेरे पास Fe डाई पॉजिटिव है और एक मेरे पास Fe ट्राई पॉजिटिव है। अब तो बोल सेम है भाई, अब तो बोल सेम है। अब मुझे बताओ दोनों में से माइनस को कौन तेजी से खींचेगा? सिंपल सी बात है, ये खींचेगा तेजी से। तो जिस पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा वो लिगैंड के साथ मजबूत बॉन्ड बनाएगा, इसी कारण बेटा क्या होगा, उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन संख्या अगर धातु की ज्यादा है तो उसका स्थायित्व भी क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा होगा। बशर्ते, शर्त यह है बेटा कि हमारा जो लिगैंड है वो दोनों के साथ सेम जुड़ा होना चाहिए। चेक करते हैं, समान लिगैंड के लिए, लिगैंड समान हो, समान लिगैंड के लिए धातु आयन पर आवेश जितना अधिक होगा संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अगर लिगैंड समान है तो फिर धातु पर जितना ज्यादा आवेश होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास है FeCN6 4 नेगेटिव, दूसरा बेटा FeCN6 ट्राई नेगेटिव। यहां पर मेरे पास जो Fe है वो +3 में और यहां पर मेरे पास जो Fe हो +2 में। ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ लिगैंड सेम है, तो अब मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा स्थायी कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, किस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो आप बताओगे Fe डाई पॉजिटिव वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो आंसर में आप दे सकते हो कि भाई मेरे पास जो FeCN6 4 नेगेटिव है वो उसकी स्टेबिलिटी कम है FeCN6 ट्राई नेगेटिव। चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्थायी होगा इस कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात बेटा, समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा लिगैंड, लिगैंड की प्रकृति, नेचर ऑफ लिगैंड। भाई सिंपल सी बात है, लिगैंड की प्रबलता, यानी कि लिगैंड भी तो मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो लिगैंड जितनी आसानी से मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, जितना मजबूत बॉन्ड बना लेगा, उसकी स्टेबिलिटी संकुल की उतनी ज्यादा होगी। तो लिगैंड की प्रकृति पे भी तो डिपेंड करेगा कि कौन मेटल के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता है। तो प्रबल लिगैंड आसानी से बना लेते हैं, इसलिए प्रबल लिगैंड अगर है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, और अगर दुर्बल लिगैंड है तो स्टेबिलिटी कम है। और हमने एक स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी लिगैंड की प्रबलता वाली, तो वो याद अगर है आपको तो आप बता सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्थायी होगा। तो चेक कर सकते हैं बेटा, लिगैंड का क्षारीय गुण, क्षारीय का मतलब होता है चूंकि इलेक्ट्रॉन लिगैंड लॉन पेयर डोनेट करते हैं, और जो लॉन पेयर डोनेट करता है उसे बोलते हैं लुईस क्षार, इसलिए क्षारीय गुण कहलाता है। तो लिगैंड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। लिगैंड का क्षारीय गुण बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक होगी। क्षारीय गुण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति अधिक होगी, अतः बनने वाला संकुल यौगिक का स्थायित्व अधिक होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम समझ में आ जाएगी बात। मेरे पास एक CONH3 6 ट्राई पॉजिटिव, एक ये है कॉम्प्लेक्स, एक ये कॉम्प्लेक्स है, और दूसरा मेरे पास है बेटा COH2O6 ट्राई पॉजिटिव। अब मुझसे कोई कहता है इन दोनों बताओ कौन ज्यादा स्थायी उपसंयोजक यौगिक है, तो आपको लिगैंड की स्टेबिलिटी पता होना चाहिए कि लिगैंड की प्रबलता पता होना चाहिए कि कौन सा लिगैंड प्रबल है। तो इसमें डोनेशन पावर भी देख लोगे, काम चल जाएगा। आपको मैंने बताया था जो C डोनर एटम होता है उसकी डोनेशन पावर ज्यादा होती है, किससे डोनेशन पावर ज्यादा होती है? N से। और N की डोनेशन पावर ज्यादा होती है O से, और O की डोनेशन पावर ज्यादा होती है हैलोजन से। हैलोजन मतलब X से। X में आपको पता ही है सारे आ गए, Cl भी आ रहा है। अब अगर मेरे पास कोई लिगैंड C का है तो C वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, मतलब उसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, क्षारीयता ज्यादा होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता ज्यादा होगी, इसलिए वो प्रबल लिगैंड होगा। और अगर प्रबल लिगैंड होगा तो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, जिस कारण उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही? एन डोनर से, तो ये दोनों हमारे पास इंक्लूड होते हैं प्रबल लिगैंड में। किसमें बेटा? प्रबल लिगैंड के अंदर। और ये दोनों हमारे होते हैं दुर्बल लिगैंड। आ रही है बात समझ में? किसमें होते हैं? दुर्बल लिगैंड। दिख रहा होगा ना, दिख रहा है, दुर्बल लिगैंड के अंदर। अब थोड़ा फील करना बेटा, प्रबल लिगैंड में जैसे CO सबसे ज्यादा Cn माइनस आ गया, C है ना डोनर एटम। इसके बाद हमारे पास बेटा आप ले सकते हो NO2 माइनस ले सकते हो, और
EN ले सकते हो, और बेटा NH3 ले सकते हो, NH3, और फिर H2O ले सकते हो, O डोनेट कर रहा है, और C2O4 माइनस माइनस ले सकते हो, और बेटा FCl Br इस तरीके से डोनेशन पावर देख सकते हो। तो अब मुझे बताओ दोनों में ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन होगा? जो लिगेंड परबल होगा, ये N डोनेट कर रहा है, यहाँ O डोनेट कर रहा है, और N में डोनेशन पावर किसकी ज्यादा है? N की डोनेशन है, तो ये परबल लिगेंड होगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स चार्ज सेम होना चाहिए, चार्ज सेम है बेटा, इस पे +3 इस पे +3, तो आप बोल सकते हो CO जो NH3 का 6 है ट्राई पॉजिटिव, वो ज्यादा स्थायी होगा CO H2O का 6 ट्राई पॉजिटिव। इस तरह के एग्जांपल्स प्रैक्टिस करना बेटा, और अगर कोई डाउट आया, कोई भी प्रॉब्लम आई, या कोई भी पर्सनल आपका डाउट है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है विजन इंस्टीट्यूट MZN, हमसे जुड़ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी बात जो बहुत खास है, चौथी बात जो बहुत खास है, किलेट वलय की उपस्थिति, किलेट वलय की उपस्थिति किसकी बेटा? किलेट वलय की उपस्थिति, यही बना लेता हूं इसको, किलेट वलय की उपस्थिति, किलेट वलय की उपस्थिति। वलय किलेट क्या होता है कि हमारे पास ऐसे बहुदंतीय लिगैंड जो एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु को एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करने के बाद वो एक चक्रीय श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे हम किलेशन बोलते हैं, या उन्हें किलेट यौगिक कहते हैं। तो यहां पर अगर किलेशन हो रहा है, किलेशन अगर होगा, तो किलेशन वाला जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। किससे ज्यादा स्थायी होगा? बिना किलेशन वाले कंपाउंड से। जैसे यहां पर देख सकते हो, यदि लिगैंड धातु आयन से जुड़कर किलेट वलय का निर्माण, ये वलय है बेटा, क्या ये वलय है? बोलना नहीं इसको, किलेट वलय, किलेट वलय का निर्माण करता है, तो इस प्रकार के जो संकुल होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं। एग्जाम्पल, ध्यान से एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। मेरे पास Cu En का होल ट्वाइस डाई पॉजिटिव, और दूसरा है मेरे पास Cu NH3 4 डाई पॉजिटिव। अब किलेशन में आप देखोगे En क्या है, मैं सिर्फ कर दूं, इसे नोट कर लेना बेटा, अच्छे से इसे नोट कर लेना। En क्या है? एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन, ये है बेटा CH2 NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2, ये En है। तो यहां से कॉपर को लॉन पेयर डोनेट करेगा, यहां से ये कॉपर को लॉन पेयर डोनेट करेगा, और आप देख सकते हैं चक्रीय श्रृंखला बना, ये En है। En ऐसे दो हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन यहां से आएगी। तो ये इस तरीके से चक्रीय कंपाउंड का निर्माण करेगा, यहां से लॉन पेयर डोनेट करके, यहां से लॉन पेयर डोनेट। अब ये एक साइक्लिक कंपाउंड बना ली इसमें, तो आप देख सकते हो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि मेटल को कॉपर को इस तरीके से जकड़ लिया, इधर से भी पकड़ लिया, इधर से भी, ऐसे पोली भर ली पूरी तरीके से। अब जबकि हम बात करेंगे CuNH3 4 में, तो यहां पर अगर आप इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दो, तो ये कॉपर है, एक NH3 यहां लग गया, एक NH3 यहां लग गया, एक NH3 यहां लग गया, और एक NH3 यहां लग गया। अब यहां पर NH3 की पकड़ देखो कैसे, NH3 ने तो बस कॉपर को ऐसे पकड़ रखा है, ऐसे, और वो छूट के भाग सकता है, ऐसे ही तो पकड़ रखा है, समझ रहे हो ना बात, ऐसे बॉन्डिंग रखी। जबकि En ने ऐसे बॉन्डिंग इधर से भी पकड़ रखा है और इधर से भी पकड़ रखा है, इसलिए हमारे पास ये जो चक्रीय कंपाउंड बन रहा है, इसे किलेशन बोलते हैं, किलेट बोलते हैं। और अगर किलेशन हो रहा है, चक्रीय कंपाउंड बन रहा है, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर दोनों में बात करें, तो यहाँ पर कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? किलेशन वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो En वाला ज्यादा स्टेबल होगा NH3 से। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर ये लेक्चर पसंद आया हो। वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।